आप लोगों को मालूम है सीयूटी यूजी का नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास मालूम है, नहीं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मालूम है, ठीक है। देखिएगा सीयूटी जी का ये उनका वेबसाइट है। देखिए सीयूटी जी का, इस वेबसाइट से सभी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। हम एक ही करके आपको बता देते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आप देखेंगे, है ना। सो नाउ वी आर कमिंग द पॉइंट्स। फर्स्ट सीयूटी यूजी नोटिफिकेशन। Anyone who has applied to the form? No one. Okay. It is the information. देखिए ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 3 जनवरी से स्टार्ट होगा और 30 जनवरी तक चलेगा। मतलब 3 जनवरी मतलब आज मैं डाल रहा हूँ, इसका मतलब 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 30 जनवरी से चलेगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन और फॉर्म थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, लास्ट डेट क्या है 31 जनवरी को। आप पेमेंट जो कर सकते हैं वो 31 जनवरी तक पेमेंट कर सकते हैं इसका। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, माने कुछ गलत हो गया उसका करेक्शन कहाँ से कब तक कर सकते हैं, 2 to 4 फरवरी, ध्यान देंगे 2 to 4 फरवरी करेक्शन कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इन द एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस लेटर ऑन दिस वेबसाइट, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब बाद में उसके बारे में अनाउंस किया जाएगा, ये कर रहा है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, कब से वो भी अनाउंस बाद में किया जाएगा, ठीक है। आपके लिए जो है वो डेट ऑफ एग्जाम्स कब है, 11 to 31 मई 2026, ये टेंटेटिव डेट है, याद रखेंगे इस चीज़ को। 11 मई से स्टार्ट होगा, 31 मई तक एग्जाम क्या होगा चलेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट अब देखेंगे एक एक चीज क्लियर हो गया तो समझ गए। देखिए फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है, 3 जनवरी से फिलअप हो रहा है, 30 जनवरी तक फिलअप होगा, 31 जनवरी तक पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ दिया गया कि एग्जाम जो आपके पास, ये याद रखना है 11 मई से 31 मई। ये बुकलेट हम आपके बीच शेयर भी कर देंगे जिससे आप आसानी से जो जो जरूरत होगा, इस बुकलेट में सभी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, नाउ वी आर कमिंग द नेक्स्ट पॉइंट। हियर ऑल ऑफ द डिटेल विल बी डिस्कस रिलेटेड टू सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। जो आप देखेंगे ना, सब कुछ आपके पास नहीं मिल पाता गूगल में ना। यस, हाँ, फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे ये कहता वेबसाइट जो है, यहाँ से आप सब इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यही वेबसाइट अभी खुला हुआ है, ये वाला वेबसाइट देखिए, ये जो हम खोले हुए हैं ये चीज़ आपके पास यही है सिटी। यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप देखिए यहाँ पे है, यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम आ रहे हैं यहीं पे इंफॉर्मेशन में। देखिए इस फॉर्म प्राइस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ ध्यान देंगे। कैंडिडेट्स may choose up to a maximum 5 subject including languages and जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 5 सब्जेक्ट तक मैक्सिमम आप क्या करते हैं, चयन कर सकते हैं। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश मिला के और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मिला के, ठीक है। फीस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स chosen by the candidate. The following fee structure is applicable for CUT UG 2026, ठीक है। तो समझ में आए क्या फी है। देखिए तो कितना सब्जेक्ट तक आप चयन कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट। ध्यान देखिए मेरी बात को, 5 सब्जेक्ट तक चयन कर सकते हैं। उसमें देखिए मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश आपको लेना है। ध्यान देंगे इंग्लिश के अलावा भी अलग अलग सब्जेक्ट्स है, लेकिन इंग्लिश में बात का हिंदी भी है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश या हिंदी जो भी आप पकड़ लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करवाते हैं, और इंग्लिश। वेरी गुड, हाँ। तो एक क्वेश्चन टफेस्ट है, ध्यान रखेंगे। तो एक इंग्लिश आपका लैंग्वेज लेना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, उसके अलावा मैक्सिमम 3 पेपर का आप चयन कर सकते हैं। उस पेपर को ध्यान देंगे। अगर आगे देखेंगे तो लास्ट ईयर तक जो इन्फॉर्मेशन था, जो मैक्सिमम बॉयज और गर्ल्स को मालूम नहीं है, लास्ट ईयर तक जो इन्फॉर्मेशन था एनसीईआरटी का 12th का केवल पढ़ना था। इस बार ओनली लिखा है एनसीईआरटी पढ़ना, मतलब इसका मतलब है 11th का भी क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। किस सब्जेक्ट में, डोमेन सब्जेक्ट में। तो आप लोगों को कैसे तैयारी करना है, जो सब्जेक्ट आप लेंगे ना, हमारे 3 सब्जेक्ट जो लेंगे, मतलब फर्स्ट और थर्ड सब्जेक्ट कॉमन है। हाँ, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। थर्ड सब्जेक्ट आपका क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 2 सब्जेक्ट तो आपको लेना है, इसके अलावा 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं। ये कहने का मतलब मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। वह 3 सब्जेक्ट डोमेन जो भी लेंगे उसमें आपका स्किल होना चाहिए, मतलब नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। विद इन टाइम सॉल्व करने का हो तभी आप उस सब्जेक्ट को लें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसके लेने का, बिकॉज 80% प्लस स्कोर करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और 11th 12th आ सकता है, बिकॉज इस बार एनसीईआरटी खाली ओनली लिखा हुआ है, एनसीईआरटी 12th नहीं लिखा हुआ है। लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन में एनसीईआरटी 12th लिखा था डोमेन सब्जेक्ट में, दिखाएंगे हम आपके सामने, ठीक है। तो देखिए समझ गए।
और कह रहा है क्वेश्चन में अप टू 3 सब्जेक्ट तक अगर चयन करेगा, कोई जनरल का स्टूडेंट होगा तो 1000 रुपया देना होगा, उसके बाद 400 एडिशनल देना होगा इस सब्जेक्ट का। मतलब मान लीजिए कोई 5 सब्जेक्ट का चयन करता है तो 1000 प्लस 4 टू जा 800, 1800 रुपीज जो है पेमेंट करना होगा। जैसे मान लिया जाए एक स्टूडेंट ने इंग्लिश लिया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, 2 पेपर हो गया, उसका फिजिक्स भी ले लिया, केमिस्ट्री भी ले लिया, मैथ भी ले लिया, ठीक है। तो इसी में 3 to 5 पेपर हो गया, तो 4 यहाँ पे 2 पेपर एक्स्ट्रा लिया ना, 3 पेपर के अलावे 4 टू जा 800 और पेमेंट करना होगा। क्लियर? ओके। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली लेता है तभी भी 1000 रुपया देना होगा। इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा एक और डोमेन सब्जेक्ट लेता है तभी भी आपके पास 1000 ही देना होगा। क्लियर? ओके। ओबीसी के लिए दिया हुआ है, ओबीसी डब्ल्यूएस को 900 रुपीज देना होगा, 375 एडिशनल सब्जेक्ट देना होगा। ये 3 सब्जेक्ट के लिए है, और 3 से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं, उसे 375 पर पेपर देना होगा। इसी तरह SC/ST का है, ये सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर से अगर कोई व्यक्ति इंडिया में बाहर में, ध्यान देंगे इंडिया से बाहर अगर सेंटर डालता है तो उनके लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए एक एक इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म फिलअप का समझ गए। यहां लिखा है, ये सब आप जानते हैं, अदर बैकवर्ड्स क्लास नॉन क्रीमिलियर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इस तरह से आपके पास है, ये आप जानते हैं, इस इंफॉर्मेशन को देख लेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कितना पेमेंट लगेगा। अब हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। CUET UG 2026 इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके पास देखिए, रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन, ये आपको पता ही है। टोटल सब्जेक्ट 37 सब्जेक्ट है, इसमें 13 लैंग्वेजेज है, इसे पेपर 1 कहते हैं। 23 डोमेन सब्जेक्ट है, इसे पेपर 2 कहते हैं, और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको पेपर 3 बोलते हैं, ठीक है। देखिए 13 इंडियन लैंग्वेज में आसामीज, बंगाली, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो लेंगे वो इंग्लिश ले सकते हैं। कोई बच्चा हिंदी लेना चाहे तो हिंदी ले सकता है, तो इंग्लिश हमने लिया, यहाँ पे आपके पास इंग्लिश आ गया, ठीक है। तो एक इसमें 50 क्वेश्चन होता है, पता ही आपको। आगे सिलेबस में लैंग्वेजेस सब्जेक्ट, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC आपका होगा, उसके बेस्ट होगा फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव है। ये सब अगर आपके पास है एच पर, अब देखिए डोमेन सब्जेक्ट में एच पर NCERT सिलेबस है, लेकिन कहाँ यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है। लास्ट ईयर तो लिखा था कि 12th होगा, ध्यान दीजिए मेरी बात को। इस पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 12th का होगा, मतलब 12th के साथ 11th भी हो सकता है, ध्यान देंगे मेरी बात को, ठीक है। अब क्लियर हो गया आप लोगों को, ये कौन सा है पेपर 2, ये कौन सा है पेपर 2, ये कौन सा हो गया पेपर 1, क्लियर। तो यहां पे मैं सिलेबस के बारे में बताया, जनरली आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैंने डिस्कस किया कि दोनों चीज आपके पास होगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ये आपको पता ही है। GAT में क्या क्या पढ़ना, आप लोग तो पूरे सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी जो नए फ्रेश बच्चे हैं उनके GAT में क्या क्या पढ़ना है, एक मैथ, एक रीजनिंग, और मैथ को ही क्वांटिटेटिव बोलते हैं, और एक आपका GS है ना, या GA जनरल अवेयरनेस कहते हैं। जनरल अवेयरनेस में कौन कौन आ गया भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये साइंस, ये सब मिला के आपके पास होगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो अप्रॉक्स 17 क्वेश्चन सब जगह से होगा, लेकिन लास्ट ईयर पेपर में देख रहे थे 19 से 20 क्वेश्चन मैथ से था, या क्वांटिटेटिव पूरा एरिया टच करता है। पूरा एरिया मतलब अर्थमेटिक पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, प्रमोशन से प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है ना, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन था। तो एरिया बहुत बड़ा है। रीजनिंग थोड़ा आसान है कंपेयर टू मैथमेटिक्स से कंपेयर में। कोई भी टीचर कहता है 5 क्वेश्चन पढ़ा के आपका रिजल्ट करा देगा, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में अगर एक टॉपिक टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो उसमें 40 टाइप का अप्रोच क्वेश्चन अलग अलग है, 40-50 टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर 5 to 10 टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे तो हो सकता है कोई भी क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। तो टॉपिक को एक्सप्लेन बनाना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे तो ऑटोमेटिकली निकाल देंगे। आप लोग तो बहुत सारे पेपर बना चुके हैं अपने ही छूट में, तो बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ आप देख चुके हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट बना रहे हैं, जो अभी करंट एडमिशन हुआ उनको कैसे करना है इसके बारे में बता रहे हैं, ओके। इसमें लिखा हुआ है जनरल टेस्ट में, जानते जनरल नॉलेज पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, डिस्कस कर चुके हैं, जनरल मेंटेलिटी, न्यूमेरिकलिटी, ये सब पेपर आप देख चुके हैं ना। पूरे CUET 2025-24 सभी क्वेश्चंस को हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट उसी बच्चों को लेना है जिसमें उसको उनका स्किल है,
ठीक है, जो वही बच्चे लेंगे डोमेन सब्जेक्ट, ध्यान देंगे जिस सब्जेक्ट में उनका स्किल है, नहीं तो फर्स्ट पेपर थर्ड पेपर लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहता है तो देख लेना है कि हमारा उस पेपर में स्किल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, एक एक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। कैंडिडेट्स मे चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th। कुछ समझ में आया मतलब? यस इससे कोई मतलब नहीं है 12th में आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हुए हैं। ठीक है, मतलब कोई बच्चा, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट आप इसमें से हैं या बाहर कोई स्टूडेंट्स हैं जो साइंस लेके पढ़ा हुआ है, वो चाहता है हिस्ट्री ऑनर्स लेने के लिए, तो फिर हिस्ट्री का क्या कर सकता है, डोमेन सब्जेक्ट ले सकता है। उसमें 11th-12th उनकी अच्छी होनी चाहिए हिस्ट्री, तभी वो कर सकता है। 80% प्लस स्कोर होना चाहिए। मान लो हिस्ट्री बैकग्राउंड का कोई अच्छा है या आर्ट्स बैकग्राउंड के कोई बच्चे हैं और बायोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स का एग्जाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, बट फिजिक्स में उनका स्किल होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? मतलब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि 12th में उन्होंने किस पेपर को पढ़ा है। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया? तो मैं बार बार कह रहा हूं कि 80% से ज्यादा स्कोर आपके पास, 50 क्वेश्चन है तो आपको 40 प्लस स्कोर करना होगा और स्किल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये भी लेती है एग्जाम, तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके बीच। ठीक है, मोड ऑफ द एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लिख दिया है। करेक्ट आंसर 5 मार्क्स, एक करेक्ट के लिए 5 मार्क्स होता है, नेगेटिव क्या होता है 1 मार्क्स होता है। ठीक है, इसका मतलब 5 अगर आप गलत बनाते हैं तो एक सही लेके चला जाएगा। 50 फर्स्ट पेपर कितना मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन है, 50 को 5 से मल्टीप्लाई के 250 मार्क्स का होगा। थर्ड पेपर कितना मार्क्स का होगा, 50 को 5 से मल्टीप्लाई 250, 250 जा 500 मार्क्स का हो गया फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर, जो कंपलसरी आपको लेना है। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो है डोमेन सब्जेक्ट, और डोमेन सब्जेक्ट में जो स्किल्स है उसके अनुसार से आप लोग लेंगे, वो भी 250 का पर पेपर होगा, 250 का। ओके, 50 क्वेश्चन फॉर इस टेस्ट पेपर, ये डिस्कस कर चुके हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है। ड्यूरेशन फॉर इस टेस्ट पेपर वुड भी 60 मिनट्स, मतलब समझ में आए 50 क्वेश्चन को, ये लास्ट ईयर ही पैटर्न लाया गया था, 60 मिनट्स में बनाना है। जनरली हम जो स्कोर देख रहे थे अपने यहाँ बच्चे लोगों को, तो जिनका 97, 98, 99 परसेंटाइल है वो बच्चे 40 प्लस स्कोर किए हैं, 41 स्कोर किए हैं, 39 स्कोर किए हैं, तो आप लोगों को भी कम से कम 40 स्कोर करना होगा। ठीक है, तभी आप जाके कर सकते हैं। तो जितनी सारी इंप्रूवमेंट करना है उसके अकॉर्डिंगली आप बस प्रैक्टिस सेट बनाना है। ठीक है, और जो न्यू एनरोलमेंट है उनको तो पूरा पढ़ना अभी। ठीक है, क्लियर हो गया? हम ये यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो वो बच्चे भी, यूट्यूब वाले बच्चे हैं या टेस्ट दे सकते हैं, इस तरह से अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आप भी शेयर कर सकते हैं बच्चे लोगों के बीच में। ये क्लियर हो गया? द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। समझा ना, मल्टीपल शिफ्ट में हो सकता है, ये आपके पास लिखा है। क्लियर हो गया? कैंडिडेट में सिलेक्ट सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए प्रोग्राम ऑफ ए डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है उसमें देख लीजिए कि भाई जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स लेना चाहते हैं उसमें क्या क्या चीज़ उनको ज़रूरत है। पेपर 1 पेपर 3 तो कॉमन होगा। हाँ, उसके अलावा देखिएगा कि अगर मान लीजिए डोमेन सब्जेक्ट में ज़रूरत है, किसी को मान लीजिए बायोटेक में जाना है तो बायोटेक में क्या ज़रूरत है वो देख लीजिए। उस मान लो BHU में लेना है तो उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको उसके अनुसार से आप सब्जेक्ट को डाल सकते हैं। मैंने अभी आप जनरली 12th में बच्चे जज कर लेते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, या पेरेंट्स फाइनल के मेरे बच्चों को कहाँ एडमिशन लेना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है। क्लियर? उस कोर्स का क्या रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी का, ये देख लेना है। क्लियर? यस, ओके। सो नाउ आर कमिंग द नेक्स्ट पॉइंट्स। तो वी हैव डिस्कस अबाउट द सिलेबस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 याद रखेंगे। तो इस सबसे कोई मतलब नहीं 12th में आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, जो डोमेन सब्जेक्ट रखे हैं उसमें आपका स्किल होना चाहिए। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इसके बारे में है ना, क्या क्या है आपके पास। तो लिखा है द कंफर्मेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द फी बाय द कैंडिडेट। मतलब पेमेंट जब कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पैसा की बात होती है। उसके बाद आपके पास क्या है, कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा। इन केस ऑफ कंफर्मेशन नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ द फी को पेमेंट कर दिया उसके बाद भी जनरेटेड नहीं होता है, द कैंडिडेट मे हैव टू अप्रोच द कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे in the helpline numbers and email given in appendix 4 to ensure the successful payment or to obtain the refund of duplicate
मल्टीपल पेमेंट्स। समझ में आ रहा मतलब, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपको अगर मान लीजिए आपका कंफर्मेशन पेज नहीं जनरेट हुआ तो आप कैसे पेमेंट देखिए कि पेमेंट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। उसके लिए आप क्या करें, जिस बैंक से पेमेंट किया उस बैंक से कांटेक्ट कीजिए, या पेमेंट गेटवे से जो किए हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, इनका टोल फ्री नंबर होता है। ओके, द कंडीशन मस्ट केयरफुली read the instruction including how to fill up the application form online given in the information bulletin available on the NTA website। information bulletin हम आपको यहाँ दे देंगे, आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ऐसे मैं डिस्कस कर दूंगा। कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समली डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, अब देखिए गौर करेंगे, आप पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले कंडीशन पूरे चीज़ को पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर CUET UG 2026 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये भी क्लियर कर दिया कि ऑनलाइन के अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं होगा, ये आप जानते ही हैं। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म का क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे भरना है इसके लिए ना। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या है, रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड application number। The candidate should provide the required detail while filling the online application form and he is also required to create password। क्या क्रिएट करना है, पासवर्ड। चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन and enter his her answer। After successful submission of the personal details an application number will be generated, it will used to complete the remaining steps of the application form। समझ में आ रहा है मतलब, and will also be required for all future reference correspondence। समझ में आ रहा है मतलब, क्या कहा कि कहा क्वेश्चन में आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स, जब पर्सनल डिटेल पूरा डाल देंगे, एप्लीकेशन लिखा है एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा जिसको आपको नोट करके रख लेना है, ध्यान देगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा इसको नोट करके रखना है। कहता इट विल बी यूज टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस। मतलब आगे भी जाके एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो एप्लीकेशन नंबर आप क्या कर नोट कर लें, कब, जब आप अपने डिटेल को डाल देंगे उसके बाद। द जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर विल बी यूज रेफरेंस फॉर CUET UG 2026। ठीक है, इस तरह आपके पास हुआ। उसके बाद पासवर्ड भी जनरेट आपको करना है, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर से क्रिएटेड पासवर्ड बाय हिम हरसेल्फ। समझ वाला है मतलब, एप्लीकेशन नंबर से क्या करेंगे आप, पासवर्ड क्रिएट करेंगे। स्टेप 2 क्लियर, तो पहले आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद जब पर्सनल डिटेल डालेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आएगा, एप्लीकेशन नंबर से क्या करेंगे, पासवर्ड जनरेट करेंगे। एप्लीकेशन नंबर को नोट करके आप लोग रख लीजिएगा, क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, स्टेप 2 क्या कर रहा है, देखिए एक एक चीज लिखा हुआ है, ये बुलेटिन हम आपके पास शेयर करेंगे। क्या लिखा है स्टेप 2 में, द कैंडिडेट कैन लॉग इट विथ द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर्स एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम सिलेक्शन करेंगे उसके बारे में भी कह रहा है कि आपको डिटेल डालना है, कौन सा प्रोग्राम में आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं। टेस्ट पेपर डिटेल्स, क्लोजिंग द एग्जामिनेशन सिटीज, सॉरी फॉर दैट, चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटीज। ठीक है, आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन सिटीज को भी चयन, ये सब करना है कब, द कैंडिडेट लॉग इन विथ द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर प्री क्रिएटेड पासवर्ड। मतलब किससे लॉग इन करेंगे स्टेप 2 में, एप्लीकेशन को जो एप्लीकेशन नंबर से, और क्या करेंगे, पासवर्ड जो क्रिएट किए होंगे उससे करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म विल इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। मतलब समझे यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम में आप पढ़ना चाहते हैं ये भी वहाँ सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उनके क्राइटेरिया को देखना है। टेस्ट पेपर डिटेल्स, चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटीज, प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अपलोडिंग द इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स। क्या करना है उसके बाद, इमेज डॉक्यूमेंट। तो आपको इनसे पहले ध्यान देंगे मेरी बात को, अभी आपको ये जज करना कि कौन सा कोर्स पढ़ना और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना उसके डिटेल को चेक कर लीजिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, उनके वेबसाइट पे जाके फिर उन सब चीज़ को, जैसे मान लो वहाँ लिखा हुआ पेपर 1 पेपर 3 लेना है बायोलॉजी के लिए, मान लो कोई बायोटेक करना चाहते, एग्जाम्पल देकर पेपर 1 पेपर 3 लेना है, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों लेना है, तो आपको पहले पता चलेगा BHU में ये क्राइटेरिया, मान लो थोड़ी देर के लिए, तब आप क्या करोगे, पेपर 1 पेपर 3 प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करोगे।
क्लियर समझ में आ रहा है, मतलब क्लियर हो गया होगा आपको समझने में, ठीक है। तो यही कह रहा है कि उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन कीजिए, प्रोवाइड डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोडिंग द इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद इमेज और डॉक्यूमेंट को करें। तो देख समझ में आ गया एप्लीकेशन फॉर्म में। तो पहला स्टेप क्या देखे आप, ओपन करेंगे, उसमें एप्लीकेशन नंबर जो मिला होगा उसके करेंगे, डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, और जब ये डालेंगे तो आपके पास क्या खुलेगा भाई। उसके बाद क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स एक डालना होगा। कौन सा डिटेल, पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद क्या होगा भाई, पर्सनल डिटेल्स के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होगा। कुछ बच्चे अपियरिंग भी होंगे तो वहाँ अपियरिंग डालेंगे, वहाँ ऑप्शन रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होगा। थर्ड, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में करना चाह रहे हैं उनके प्रोग्राम सिलेक्शन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं उनका किस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड है उसका, उनके क्राइटेरिया क्या सिलेक्शन है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी समय आपके पास दोनों होगा। फिर टेस्ट पेपर डिटेल्स, फोर्थ टेस्ट पेपर डिटेल्स, ये डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट पेपर डिटेल्स मतलब क्या क्या आपको लेना है, 3 पेपर के लिए तो आपको एक ही कॉस्ट लगेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो आपके पास फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर तो लेना ही है, पेपर 1 पेपर 3। उसके बाद देख लीजिए डोमेन में आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे लॉ करना चाहते हैं उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, दे नो नीड्स, लॉ के लिए फर्स्ट और थर्ड पेपर जरूरत है, ठीक है। तो उसी में आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर, ओके। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग द डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अपलोडिंग द इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फिफ्थ में क्या करना है, अपने फोटो को डालना है, इमेज मतलब अपने फोटो को डालना है, और प्लस उसके अलावा डॉक्यूमेंट को डालना है। डॉक्यूमेंट में जनरली क्या क्या हो सकता है वो आगे हम चलेंगे, लेकिन क्या होगा, 12th अगर कोई कर चुके हैं तो उनका सर्टिफिकेट देना होगा, मार्कशीट होगा, ओरिजिनल होगा वो देना होगा, आधार कार्ड होगा, यही सब होगा आपके पास जो आगे लिखा होगा क्या क्या है, ठीक है। तो याद समझ में आ गया, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, टेस्ट पेपर डिटेल्स और इमेज, उसके साथ डॉक्यूमेंट को पहले ही आपको स्कैन करके रख लेना होगा, ठीक है। कितना केबी में होगा ये भी मेंशन होगा। चलिए हम एक ही क्योंकि फॉर्म भरने में बच्चे के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, फॉर्म का, इसीलिए मैं बच्चे लोगों को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि फॉर्म भरने का प्लीज़ बता दीजिए, तो मैंने इसीलिए एक एक चीज़ कुछ दिया है, ठीक है। पहले अपने पास रखना है, क्या क्या रखना है, देखिए लिखा हुआ है, अपलोड स्कैन्ड जेपीईजी इमेजेस ऑफ द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डिसेबिलिटी UDID सर्टिफिकेट। तो देखिए समझ में आया, आपको क्या करना है, स्कैन आपका फोटो होना चाहिए, वो किस में होना, जेपीजी में होना चाहिए, जेपीईजी में होना चाहिए। उसके अलावा क्या है ना, सिग्नेचर भी आपको करके रखना है, उसको सिग्नेचर को भी आपको क्या करना है, स्कैन करके रख लेना है। फोटोग्राफ में लिखा हुआ है, द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड हिज हर लाइव फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब कि बच्चा जब फॉर्म भरेगा तो उसका लाइव फोटोग्राफ होगा, मतलब फोटो वहीं पे आप डायरेक्ट क्या होगा, लाइव होगा। आप जैसे करेंगे फोटो पर डालेंगे वो लाइव होगा, आपका फोटो वहाँ से स्कैन होगा, लाइव फोटोग्राफ, ठीक है। विल ऑल्सो हैव अपलोड हिज अ रिसेंट स्कैन फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। समझ में आया, मैंने 2 चीज़ होगा, एक लाइव फोटोग्राफ आपका जाएगा, उसके साथ क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो पहले से आप स्कैन कर रखे हैं उसको भी अपलोड करना होगा, क्लियर, ओके। चलिए, व्हिच शुड बी इन कलर, कह रहा है जो क्या होगा वो पासपोर्ट साइज जो होगा वो किस में होगा, कलर में होगा, विथ 80% फेस इंक्लूडिंग ईयर्स विदाउट अ मास्क। समझे, 80% फेस होना चाहिए, ईयर्स आपके पास फोटो में रहना चाहिए, विदाउट अ मास्क, समझ, बिना मास्क लगाए, एगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। समझ रहा है, मतलब बैकग्राउंड में कभी व्हाइट नहीं होना चाहिए, अगर फोटो के बैकग्राउंड में व्हाइट होगा, एगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में व्हाइट नहीं होना चाहिए, ये भी लिख दिया है कि कैसा फोटो हमारे पास होना चाहिए, आप समझ गए ना। बैकग्राउंड में जो स्कैन फोटो होगा वो बैकग्राउंड में व्हाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें समझ में आ गया है, कलर में होना चाहिए आपके पास। चलिए नेक्स्ट, एक एक चीज, मैं क्योंकि बच्चे लोगों का था कि सर एक एक चीज आप मुझे बता दें, मैंने कहा ठीक है। चलिए,
साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB 200 KB अगेंस्ट इन JPG फॉर्मेट, क्लियरली लेजिबल, समझा ना। 10 KB से 200 KB के बीच का फोटोग्राफ होना चाहिए। वो आप देखेंगे ना, आप सब लोग जानते हैं, हाँ जानते होंगे आप लोग ना, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, गूगल में कन्वर्ट करने के लिए आता है, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। JPG कहिएगा इतना KB में कन्वर्ट करके दे देगा। सिग्नेचर फाइल शुड बी JPG फॉर्मेट बिटवीन 10 KB टू 50 KB। सिग्नेचर ध्यान रखेंगे 10 KB टू 50 KB होगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से, तो देखिए समझ में आए। तो फोटोग्राफ जो होगा 10 KB से 200 KB तक होगा। फोटोग्राफ के बैक में जो होना चाहिए, जो ये हम खड़े हैं इसके पीछे में जो होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। चलिए डिसेबिलिटी का है जो आप देख सकते हैं उस पॉइंट को। इन नोट में लिखा हुआ है, ध्यान देंगे नोट में, ये ऐसे सब जगह लिखा होता है, एनटीए रिजर्व द राइट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स डिटेल्स एंड फोटोग्राफ्स। ये तो ऐसे ही उन डिटेल्स फोटोग्राफ, कैंडिडेट्स एडवाइज टू अपलोड देयर डिटेल ऑन आधार कार्ड विद देयर रिसेंट फोटोग्राफ। समझ में आ रहा है, मतलब आधार कार्ड डिटेल कह रहा है कि डालने के लिए आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है क्या, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस etc, मतलब समझ में आ रहा है। जो आपके आधार कार्ड लिखा है उसी चीज़ को डालना है। एड्रेस भी आधार कार्ड का डालिएगा, और जब बच्चे कंफ्यूज हो आधार कार्ड पे कुछ एड्रेस लिखा हुआ है कुछ और एड्रेस डालिए, उसी में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। जेंडर कह रहा है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड पर लिखा है उसी इन्फॉर्मेशन को कह रहा है डालने के लिए, लिख दिया है टू अपडेट देयर डिटेल्स ऑन आधार कार्ड्स विद देयर रिसेंट फोटोग्राफ। समझे ना, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस। अगर मान लीजिए आपको चेंज करवाना है तो आधार कार्ड का सेंटर पे एड्रेस अब चेंज भी होता है, उसको आप चेंज करा के तब अपलोड करेंगे, अभी टाइम है डालने के लिए। ठीक है। फॉर कैप्चरिंग लाइव फोटोग्राफ्स कैंडिडेट शुड स्विच ऑन देयर कैमरा, कैमरा और कनेक्ट देयर वेब कैम टू द डिवाइस यूज फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान देंगे मेरी बात को, ये थोड़ा है टफ है, बिकॉज लाइव फोटोग्राफ को आपको करना है तो कह रहा है कि अपना कैमरा कनेक्ट कीजिए, स्विच ऑन देयर कैमरा, और क्या कीजिए, कनेक्ट देयर वेब कैम। वेब कैम अगर होगा आपके पास उससे करेंगे, नहीं तो साइबर कैब वाले भी कर देते हैं। इफ योर डिवाइस डज नॉट सपोर्ट a webcam, QR code on the right can be scanned by the candidate using a mobile device। समझा ना, QR कोड जो होगा उसे स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, ठीक है, फोटो अपलोड कर सकता है। तो क्लियर हो गया नोट में आपको क्या है, ठीक है। यहाँ लिखे कैंडिडेट्स शुड इंश्योर देयर इज अ लाइट कलर्ड बैकग्राउंड विथ प्रॉपर लाइटिंग। समझा, उसके बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग, 80% फेस इंक्लूडिंग ईयर्स विदाउट अ मास्क, ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, लाइट कलर में बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है ना, ये कह दिया है, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर इज अ लाइट कलर बैकग्राउंड विथ प्रॉपर लाइटिंग, वहाँ प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, जो आप जहाँ फोटो करोगे उसके पीछे क्या हो, लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को समझने में। तो देखिए फॉर्म भरने का क्या 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 कहा भाई, क्लियर, दो तरह का फोटो बता दिया, एक फोटो स्कैन फोटो अपलोड होगा, एक लाइव फोटो होगा। जहां फोटो अपलोड करेंगे उसके पीछे क्या होना है, लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, ये कह दिया आपके पास, ठीक है, तभी आप अपलोड कर पाएंगे फोटो को, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को समझने में कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। और ये सब ऐसे ही आपके कैंडिडेट, देखिए द कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड हिज हर ओन फोटोग्राफ, तो वैसे भी आप ओन फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट एज मेंशन अबव एंड नॉट ऑफ एनीबडी एल्स, दूसरे आदमी का नहीं अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो पहले इन सब चीज़ को तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब क्या समझ में आए, पहले आप स्कैन करके रख लीजिए, उसके बाद अपना फोटो खींच के एक रख लीजिए, फोटो स्कैन करके रख लीजिए, फोटो के पीछे क्या कौन सा बैकग्राउंड होगा, लाइट कलर नहीं होगा, ठीक है, व्हाइट कलर नहीं होगा, वेरी गुड, हाँ थैंक यू।
तब फोटो के पीछे व्हाइट कलर नहीं होगा, क्या होगा, लाइट कलर बैकग्राउंड का फोटो लेंगे, और एक लाइव जब करेंगे तो वहाँ भी लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। फी पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है, कैसे फी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो फी पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए, द आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 स्टेप 2 द कैंडिडेट हैव टू पे द रिक्विजिट एग्जामिनेशन फी। द फी कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है ना। ये आपके पास पूरा निकल गया। एंड यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड जीएसटी आर एप्लीकेबल आर चार्जेबल टू द कैंडिडेट, ठीक है, ये सब आपके पास आ गया। नेक्स्ट, तो यूपीआई से मैंने गूगल पे, फोन पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो एक अच्छा चीज है। तो पहले आधार कार्ड, 10th का डॉक्यूमेंट, 12th का डॉक्यूमेंट जो आपके पास होगा ना, उन सब चीज को आप पहले तैयार कर लेना है, ठीक है। स्टेप 4 कंफर्मेशन पेज, आफ्टर 3 स्टेप कैन बी डन टुगेदर और एट सेपरेट टाइमिंग। द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन of a candidate could be considered as a successful and his candidate would be confirmed only on the successful transaction। ये पेमेंट होने के बाद पहले डिस्कस कर चुके हैं। डाउनलोड, क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड, सेव एंड प्रिंट अ कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, लिखा हुआ है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। समझाना है, मतलब आपको डाउनलोड कर लेना है, उसका सेव करके रख लेना है, और प्रिंट करके भी अपने पास रख लेना है, जब भविष्य में जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड, ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। द कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू रिकॉर्ड रिमेंबर हिज हर पासवर्ड फॉर ऑल फ्यूचर लॉगिन्स। कहता है कि पासवर्ड अपने पास लिख के रख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पासवर्ड जो फ्यूचर में लॉगिन करना हो उसके लिए, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो मैंने सिलेबस भी बता दिया आपके सामने, है ना, कि क्या क्या पढ़ना है। फॉर्म भरने का इंस्ट्रक्शन भी बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन आंसर समझ गए। ये सब आपके पास लिखा हुआ है। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, पासवर्ड में क्या होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह आपके पास दिखाया गया है कि कैसा पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। रीसेट पासवर्ड, ये सब आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे बढ़ूं, ये सब आपकी इतनी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, जो आपकी ज़रूरत है बस मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या आपके पास ज़रूरत हो सकता है। क्लियर हो गया तो हाँ ठीक, ये ध्यान के रखेंगे। मैं इसको बता दिया हूँ कि ये है, जब आपके कोई क्यूरीज हो तो एनटीए से क्या कर सकते हैं, आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दिया हूँ, इसको आप यहाँ याद कर रखेंगे, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, यूनिवर्सिटी जानना था ना। देखिए यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ में आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपके सामने हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, एक स्टेट यूनिवर्सिटी होगा, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, ये बहुत कॉस्टली होता है, इसका अनलिमिटेड सीट होता है। क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अनलिमिटेड सीट होता है। आप लोग जो सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं उसका पर्पस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी में देखना होगा कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उस समय आपके पास कौन कौन सा है यहाँ खोलेंगे, आप आसानी से हम दिखा देंगे एक, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सा है ये आसानी से देख लेंगे, गोल आपको इसको रखेंगे, ये चीपेस्ट में होता है, सबसे कम पैसा लगता है और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। हम लोग इसी के लिए एग्जाम देते हैं। तो अगर उसके अलावा भी किसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसमें देख लीजिएगा क्या क्या क्राइटेरिया है, उसी अकॉर्डिंगली करके कर सकते हैं। हम एक देखने का तरीका बताते हैं, कहाँ से देखें, आपको ये लग रहा होगा ना कहाँ से देखें, ऐसे हम लिंक दे देंगे। ये देखिए सीयूटी के साइट्स हैं, यहाँ से हमने देखा है, सीयूटी की साइट है, वहाँ से मैंने देखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गया आपके पास,
कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है ये पूरा आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस तरह से आपके पास आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर यूनिवर्सिटी के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा उसी तो आप खोज सकते हैं ना, कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान सकते हैं। अब आती है सिलेबस क्या क्या है, तो अकॉर्डिंग करके सिलेबस आ गया आपके पास, है ना। पेपर कोड याद रखेंगे, सब्जेक्ट कोड इंग्लिश का 101 है, उसे हिंदी का 102 है, तो जो पेपर कोड याद रखेंगे जो उस समय फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले इस देख लीजिएगा डोमेन सब्जेक्ट में कौन कौन सा है। जैसे डोमेन सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट है, ये डोमेन सब्जेक्ट है, क्लियर। तो डोमेन सब्जेक्ट में जो आप लेना चाहेंगे उसके अनुसार से आप लेंगे, ठीक है। उसके अंदर पेपर कोड देख लीजिएगा, बाद में उसे सर्च नहीं कीजिएगा, पहले ही नोट करके लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी अगर कोई लेगा तो 326 करना होगा। 501 किसके लिए हुआ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर दिया आपके सामने, यस, एक डिस्कस कर दिया आपको फॉर्म का कब से कब लास्ट डेट है, दूसरा क्या बात की है सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, तीसरा मैंने दिखाया कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, चौथी मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में दिखा दिया, पांचवा आपके सब्जेक्ट के कोड के बारे में बता दिया। ये सब्जेक्ट कोड याद रखेंगे, उसी सब्जेक्ट को डोमेन सब्जेक्ट में डालें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और 11-12 काफ़ी अच्छा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है डालने का। फिर पेपर 1 पेपर 3 करें, ठीक है। कोई मतलब नहीं है आपने साइंस से पढ़ के आया, आर्ट्स से पढ़ के आया, कॉमर्स से पढ़ के आया, उनसे कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हो डोमेन सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट लोगे उनमें आपका स्किल होना चाहिए। पहले 12th लिखा हुआ था, इस बार 12th नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 11 से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर, ओके। तो क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब हम लोग कुछ पेपर यहाँ पे अपलोड भी आप लोगों को तो क्लास में दे रहे हैं, और यूट्यूब में जो बच्चे देखना चाह रहे हैं उनके लिए मैं अपलोड भी कर दे रहा हूँ। ये हमारा कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप देख रहे होंगे। प्रोफेसर जय पुष्पलता BLLB BHU चेक किए हुए, BLLB BHU, रिया BLLB BHU में भी उसका हो गया था, बट सी हैड टेकन एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। BLLB CUSB, देखिए LLB DU, LLB DU, BA DU, इस तरह से बच्चे अलग अलग हैं जो अलग जगह से पास आउट हमारे यहाँ किए हुए हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हैं, कोचिंग लेके अपने यहाँ कोचिंग में लिए हुए जो बच्चे सब हैं क्लास में, वो बच्चे सब अलग अलग जगह, जैसे ये स्नैप आप जानते हैं, सिम्बोसिस सेट एग्जाम होता है, उस माध्यम से बच्चे यहाँ पे गए हैं। इस तरह से अलग अलग बच्चे का मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो रिजल्ट्स हैं, कोई भी बच्चे को मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट देना है, फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं भेज दूंगा, उसे फ्री मॉक टेस्ट देख सकते हैं वो बच्चे ऐप से जाके, वो लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो कुछ फ्री मॉक टेस्ट होगा, उससे आपको जज कर सकते हैं आप कहाँ पे हैं, पेपर 1 और पेपर 3 का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो तीनों चारों चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। चलिए, थैंक यू।